गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन बात करेंगे एक भूगोल के महत्वपूर्ण विषय के बारे में और अपन एक सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। वॉन थ्यूनेन का सिद्धांत है और वॉन थ्यूनेन का जो सिद्धांत है वो क्या सिद्धांत है, उसकी क्या मान्यता है और उसकी किस प्रकार से आलोचना है, या वॉन थ्यूनेन ने जो अपना सिद्धांत है वो कहाँ पे उनको लागू किया गया या उन्होंने उस सिद्धांत को कहाँ पे अध्ययन किया गया, तो उन सब के बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना, आप हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए और आप अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखो, आज अपन सबसे पहले बात करने वाले वॉन थ्यूनेन का कृषि मॉडल, यानी आपको कहीं लिखा हुआ मिलेगा कृषि अवस्थिति सिद्धांत या कृषि अवस्थिति मॉडल, तो वो है आपके वॉन थ्यूनेन देने वाले। तो यहाँ सीधा लिख दिया वॉन थ्यूनेन का कृषि मॉडल या वॉन थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति मॉडल। तो सबसे पहले तो वॉन थ्यूनेन ने दिया था कृषि अवस्थिति मॉडल, और कब दिया था तो आपको ध्यान रखना 1826 ईस्वी में दिया था, 1826 में। और ध्यान रखना इनकी एक पुस्तक है, इन्होंने ये जो सिद्धांत है इनको कहाँ पे बताया, तो यहाँ इनकी एक पुस्तक है एकांकी राज्य। क्या पुस्तक का नाम है? एकांकी राज्य। वहाँ पे इन्होंने बताया और इन्होंने जो अपना जो सिद्धांत दिया था वो आपके जर्मनी का एक रोस्टॉक शहर है, वहाँ पे ध्यान रखना, जर्मनी का एक रोस्टॉक शहर है वहाँ पे, और अपन ध्यान रखना मैकेलन विश्वविद्यालय है वहाँ पे, मैकेलनबर्ग विश्वविद्यालय वहाँ पे दिया था इन्होंने अपना, और ध्यान रखना पक्का जर्मनी देश में दिया था, ये वाला बात। और इनका जो सिद्धांत है ये सिद्धांत है अनुभविक प्रक्षेपण, यानी अपन कह सकते हैं इन्होंने खुद ने वहाँ पे अनुभव किया और उनके अनुभवों के आधार पर, ऐसे सीधे फैक्चुअल नहीं दिया था, इन्होंने अपने अनुभव के आधार पर इस सिद्धांत को दिया था। अब देखो इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है, देखो इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है कि बाजार से बढ़ती हुई दूरी के साथ भूमि का जो उपयोग है क्यों और कैसे बदलते हैं। जैसे देखो, अब अपन कहते हैं कि भाई कोई भी जो क्षेत्र है वो समरूप नहीं हो सकता, वो एक जैसा नहीं हो सकता, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर झीलें, कहीं उबड़ खाबड़ मैदान है। तो वहां पे क्या कृषि एक जैसी हो सकती है क्या? कृषि उत्पाद क्या एक जैसे हो सकते हैं क्या? या उस क्षेत्र की जो मिट्टी है, उस क्षेत्र की जो जलवायु दशाएं हैं, उस क्षेत्र की जो भौगोलिक दशाएं हैं, या उस क्षेत्र में जो वर्षा है वो क्या सभी समरूप हो सकती है क्या? अगर नहीं हो सकती है, मिट्टी की जो उत्पादन क्षमता है उसमें भी अंतर आ सकता है उस क्षेत्र में, तो ध्यान रखना कि वहां की जो धरातल है वहां पे कृषि उत्पादन क्षमता में भी क्या आएगा? अंतर आएगा, क्योंकि मिट्टी अलग अलग है, अपन कह सकते हैं उनकी उत्पादन क्षमता अलग अलग है, अलग अलग जो कृषि है उनकी जो मिट्टी के लिए जो उत्पादन क्षमता वो भी अलग है, और मैदान भी उबड़ खाबड़ है, ये भी नहीं कहीं पे पूरा समतल है। तो अपन ये नहीं कह सकते कि सभी जगहों पर, एक क्षेत्र में सभी जगहों पर समान उत्पादन होगा, नहीं होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना, इनका समान उत्पादन नहीं होता है, और हमेशा बाजार से अगर जैसे जैसे दूरी बढ़ती है तो वैसे वैसे इनके उत्पादन में, जैसे बाजार जहाँ पे कहीं पर भी केंद्र है तो वहाँ केंद्र के आसपास तो वहाँ खेत वगैरह होंगे नहीं, या छोटे खेत होंगे जहाँ गहन कृषि होगी, और जैसे ही बाजार से अपन दूर जाएंगे तो खेतों का या जोतों का जो बदलाव है, या अपन कह सकते हैं तो उनमें आपको फर्क मिलेगा या अंतर मिलेगा। क्यों? क्योंकि केंद्र के पास में या शहर के पास में, सिटी के पास में क्या होंगे? छोटे छोटे खेत होंगे, यानी जोत का आकार छोटा होगा। जैसे जैसे दूर केंद्र से दूरी बढ़ती जाएगी तो वहाँ पे कृषि का जो स्वरूप है वो बदलता जाएगा और खेतों का जो आकार है वो विस्तृत होता जाएगा। तो ये इसका उद्देश्य क्या था कि केंद्र से बढ़ती दूरी के साथ में क्या होगा? हमेशा कृषि उत्पाद और जो जोत का आकार है, या अपन कह सकते हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं, या अपन कह सकते हैं जो कृषि की जो सघन फसलें हैं वो उनका स्वरूप भी बदलेगा। कृषि केंद्र के आसपास तो आपको साग सब्जी, फल फूल, दूध वगैरह इस प्रकार से जो उत्पादन मिलेंगे आपको कृषि और पशुपालन से, लेकिन जैसे जैसे अपन केंद्र से दूर जाएंगे तो वहां पे धीरे धीरे नकदी फसलें मिलेगी, खाद्यान्न फसलें मिलेगी, या व्यापारिक फसलें मिलेगी केंद्र से दूर जाने पर। तो ये उनका क्या है, फसलों का जो चक्र है वो बदलता रहता है, या अपन कह सकते हैं फसलों में भी भिन्नता आ जाएगी केंद्र से दूर जाने पर। तो ये इनका मुख्य उद्देश्य था। उन्होंने 3 बातों पे मुख्य रूप से जोर दिया था। एक तो उन्होंने कहा था बाजार का मूल्य, यानी कोई भी जो फसल है या अपन कह सकते हैं कोई भी जो उत्पाद है, कृषि उत्पाद है, उनका मूल्य, एक तो मूल्य के ऊपर उन्होंने जोर दिया था। एक परिवहन, और जैसे मान लो कोई भी खराब होने वाली वस्तु है तो वो तो केंद्र के पास में होगी, साग सब्जी है, फल है, और जो उनके लिए परिवहन,
और जो दूर वाले क्षेत्रों में हो रही है तो उनके लिए जो परिवहन का महत्व है वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो खराब हो जाएगी अगर वहाँ हो रही है तो उनको लाने के लिए, केंद्र में लाने के लिए, या अपन कह सकते हैं मार्केट में लाने के लिए परिवहन होना बहुत ज़रूरी है। फिर उन्होंने कहा था प्रति उपज जो प्रति हेक्टर अधिक होना चाहिए, यानी जो आप केंद्र के पास में जो कृषि करो वहाँ पर आपको छोटे से क्षेत्र में भी या गहन कृषि करनी पड़ रही है, क्योंकि वहाँ पे रासायनिक खाद बीजों का अधिक प्रयोग करना पड़ रहा है। लेकिन केंद्र से दूर जाओगे तो वहाँ पे आपको विस्तृत कृषि मिलेगी, यानी प्रति हेक्टर जो उपज कृषि है वो केंद्र के पास में आपको ज़्यादा मिलती है। और गहन कृषि में प्रति उपज जो है वो आपको हेक्टर पे ज़्यादा मिलेगी और विस्तृत कृषि में ऐसा नहीं होता। फिर अपन बात करते हैं, और ये जो क्या कहते हैं वोन थ्यूनेन, ये कहते हैं इनके अनुसार कि कृषि उस क्षेत्र पे की जाएगी, कृषि उस क्षेत्र पे की जाएगी जहां पर किसान को अधिकतम लाभ होता हो। यहां अपन ये कहेंगे दूसरी बात में, अर्थात में वही कृषि या उत्पाद किया जाएगा जिससे किसान को अधिक लाभ हो। जैसे मान लो कोई फसल है, जैसे मान लो मूंग है या जीरा है, तो कृषक अपनी भूमि के अनुरूप वही फसल बोएगा जो बाजार में उनकी मांग ज़्यादा है, या बाजार से उनको उत्पादन यानी व्यापार उनका ज़्यादा हो रहा, उनसे ज़्यादा पैसे मिल रहे हो, उनको अधिकतम लाभ हो रहा, तो वही फसल बोएंगे। तो ये वोन थ्यूनेन कहते हैं कि भाई किसी भी भूभाग पर उसी फसल का उत्पादन होगा जिससे अधिकतम लाभ प्राप्त होगा किसान को। अब अपन बात करते हैं इनके अनुसार जो दी हुई जो व्यापारिक जो पेटियां हैं वो एक वलयकार पेटी के रूप में है। यानी इन्होंने कहा था कि जो ये भूमि है इनका जो उन्होंने वर्गीकरण किया था, उन्होंने 6 पेटियों के रूप में बताया था, मुख्य 6 पेटियां बताई थी। तो उनमें 6 पेटियों में क्या, और वो पेटियों का जो आकार है वो वलयाकार है, यानी गोल है, केंद्र के चारों ओर है। तो देखो सबसे पहले ये देखो, ये आपका हो गया केंद्र, ये हो गया केंद्र। तो केंद्र के चारों ओर देखो 1 नंबर, ये एक पेटी हो गई, फिर ये 2 नंबर मैंने लिखा, फिर 3, 4, 5 और 6। इस प्रकार मैंने ये एक वलयाकार 6 पेटियां बना दी। ठीक है, अब इनमें ये जो केंद्र से ये इस प्रकार से परिवहन होगा आपके। ठीक है, अब देखो, अब पहली जो पेटी है 1 नंबर पे, इस पेटी में केंद्र के पास में क्या होगा। तो देखो इस पेटी में देखो यहां लिखा हुआ है साग सब्जी फल फूल रोजमर्रा, या अपन कह सकते हैं जो रोजमर्रा के साधन, यानी जो प्रतिदिन काम आने वाली वस्तु है, साग सब्जी है, फल फूल है, डेयरी उत्पादन है, ये यहाँ पे ज़्यादा होगा। यानी नाशवान जो चीज़ें हैं उनको दूर से अपन लाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए इनको केंद्र के पास में ही इनकी कृषि की जाती है। तो पहली पेटी में उन्होंने बताया था कि साग सब्जी फल फूल या डेयरी उत्पादन से संबंधित प्रोडक्ट का ही उत्पादन होना चाहिए। यहाँ पर इस पेटी में केंद्र के आसपास यही आपको ज़्यादा मिलेंगे और गहन कृषि के रूप में मिलेंगे। फिर अपन दूसरी बात करते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर पे ईंधन और वनो उत्पादन, यानी अपन कहेंगे कि अब जैसे साग सब्जी हो गई, तो साग सब्जी बनाने के लिए प्राचीन ज़माने में तो जो गैस वगैरह थे नहीं, इतना टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो वहाँ पर ईंधन के साधन थे। तो वहाँ पे वनों की जो लकड़ी है, या अपन कह सकते हैं तो उनके लिए इमारती लकड़ी है या जलाने के लिए जो लकड़ी है, जलावन लकड़ी है, उनको दूसरे नंबर पेटियों में रखा गया। अपन सीधा सीधा कहते हैं वन उत्पाद या वनों से प्राप्त होने वाले जो साधन। अब उसमें अपन इनको कहते हैं वनो उत्पादन को, या वन से संबंधित जो कृषि है उनको कहते हैं सिल्वी कल्चर। तो आपको पूछ सकते हैं कि सिल्वी कल्चर का संबंध कौन सी पेटी से है, तो 2 नंबर पेटी से। वनो उत्पादन का संबंध कौन सी पेटी से, तो 2 नंबर पेटी से। फिर अपन बात करते हैं 3 नंबर पेटी में। ये 3 नंबर पेटी है, यहाँ पे क्या होगा देखो, सघन कृषि होगी और प्रतिभूमि छोड़ना, यानी प्रतिभूमि यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। जैसे 30 नंबर पेटी है, यहाँ पे प्रतिभूमि आपको छोड़नी नहीं, यहाँ पे सघन उत्पादन होगा जहाँ से केंद्र के जो लोग हैं या वहाँ की जो जनसंख्या उसके अनुरूप, यानी जो खाद्यान्न है या और दूसरी जो नकदी फसलें हैं उनका यहाँ पे सघन कृषि, यानी किसी भी प्रकार की प्रतिभूमि नहीं छोड़ना। तो यानी जितनी किसान के पास में भूमि है उन पूरी भूमि पे क्या कर देना, कृषि उत्पादन करना। फिर अपन बात करते हैं 4 नंबर पेटी दिया हुआ है। 4 नंबर में दिया हुआ है कृषि एवं प्रतिभूमि, यानी यहाँ पे जो गहन कृषि तो नहीं होगी, यहाँ विस्तृत कृषि होगी लेकिन यहाँ गहन कृषि नहीं होगी। और ध्यान रखना यहाँ पे प्रतिभूमि छोड़ी जाती है। यहाँ पे 4 नंबर पेटी में प्रतिभूमि क्या होती है, छोड़ी जाती है। और छोड़ी कितनी जाती है, तो ये भी आपको एक डाटा याद रखना है, 14% यहाँ पे प्रतिभूमि छोड़नी है। ठीक है ना, जितने किसान के पास है उसमें से 14% आपको प्रतिभूमि के रूप में छोड़ना। फिर आता है 5 नंबर पेटी में, देखो 3 खेत प्रणाली। 3 खेत प्रणाली का मतलब क्या है, यानी
जो भी आपके पास में भूमि है उसका 1/3 भाग पे आपको क्या करना है, फसल उत्पादन करना है, ठीक है ना। 1/3 भाग पे फसल उत्पादन करना और 1/3 भाग पे आपको चारागाह का उगाना है, चारागाह, और 1/3 भाग है आपको प्रतिभूमि के रूप में छोड़ना। तो ये हो गया 1/। आपको सीधा पूछेंगे 3 खेत प्रणाली का संबंध कौन सी पेटी से, तो आपको बताना है 5 नंबर पेटी से 3 खेत प्रणाली का संबंध 5 नंबर पेटी से है। फिर अपन बात करेंगे इसमें 1/3 खेत प्रणाली का मतलब क्या होता है कि अपनी कृषक के पास में जो भूमि है उसका 1/3 भाग में वो फसल उत्पादन करेगा, 1/3 भाग में वो क्या करेगा, चारागाह का निर्माण करेगा, चारागाह विस्तृत चारागाहों का, और 1/3 भाग प्रतिभूमि के रूप में छोड़ेगा। तो ये हो गई आपकी 3 खेत प्रणाली। और 6 नंबर पेटी है, यहाँ पे दिया हुआ है विस्तृत पशुपालन। यहाँ पे जो कृषि के साथ साथ में क्या करेंगे, बड़े बड़े फार्म में पशुपालन करेंगे, यानी चारागाह फसला उत्पादन करेंगे और वहाँ पे बड़े बड़े जो पशुपालन करेंगे। और बड़े बड़े पशुपालन करने का यहाँ पे मुख्य है कि पशुओं से प्राप्त होने वाले जो उत्पाद हैं, जो डेयरी उद्योग में काम आने वाले, उनके लिए वो क्या करेगा, व्यापारिक तौर पर यहाँ पर विस्तृत रूप में पशुपालन करेगा, जिससे दूध, दही, मक्खन, पनीर, मांस वगैरह, ये जैसे मुर्गी पालन करेगा तो अंडे उत्पादन, यानी ये सारे कहाँ होंगे, ये आपके 6 नंबर पेटी में होंगे। तो ये होगी आपके वलयाकार रूप में पेटियां होगी इसके चारों ओर, ठीक है। ये हो गए आपके 6 पेटियों के रूप में, मुख्य रूप से 6 पेटियां बताई थी। अब देखो, अब अपन वॉन थ्यूनेन की जो मान्यता है, यानी मान्यताओं के बारे में पढ़ लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा था, कौन से क्षेत्र में अपन या कौन सी मान्यताओं के अनुसार ये इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। तो देखो, मैं मुख्य 2-4 जो मान्यता है उनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। देखो, सबसे पहले उन्होंने कहा था कि ये जो क्षेत्र है पूरा, ये एकांकी राज्य होना चाहिए, इसके पास में कोई दूसरा राज्य प्रतिस्पर्धा में नहीं होना चाहिए, यानी एक जैसा आकार होना चाहिए, एक जैसा समतल मैदान होना चाहिए, पर्वत पठार नहीं होने चाहिए, लगभग कृषि के लिए जो मैदान चाहिए होता वैसा मैदान होना चाहिए, एकांकी राज्य, एक अलग ही राज्य होना चाहिए। परिवहन के साधन में उन्होंने कहा था कि इस पूरे क्षेत्र में परिवहन का साधन केवल एक होना चाहिए, या तो बैलगाड़ी होनी चाहिए या घोड़ा गाड़ी होनी चाहिए, तो दोनों में से एक होना चाहिए, यानी उनकी मान्यता थी। उन्होंने अपने अनुसार जो मान्यता दी उस समय के अनुसार, जो प्राचीन समय था उसके अनुसार, क्योंकि उस समय परिवहन के साधन बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी थी। फिर उन्होंने बताया था समरूप क्षेत्र होना चाहिए, भौगोलिक दृष्टि से किसी भी प्रकार का अलग नहीं होना चाहिए, पर्वत पठार नहीं होने चाहिए, सिर्फ कृषि करने के लिए एक जैसा मैदान होना चाहिए या एक जैसा क्षेत्र होना चाहिए। फिर बाजार केंद्र उन्होंने कहा था एक होना चाहिए। उन्होंने कहा था बाजार केंद्र केवल एक होना चाहिए, ऐसे नहीं 2-3 बाजार हो उसी क्षेत्र में, तो फिर वो एक बाजार होने का मतलब है उन वस्तुओं का एक ही क्रय मूल्य, एक ही विक्रय मूल्यों का, यानी एक जैसा। नहीं तो 2-3 हो जाएंगे तो उन्होंने उनमें क्या हो जाएगी, प्रतिस्पर्धा हो जाएगी, प्रतियोगिता हो जाएगी, कंपटीशन हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने ये 2-4 जो मुख्य जो आपको मान्यता बताई उनके अनुसार। फिर अब जो इनके जो सिद्धांत की आलोचना होती है, कुछ जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने इनके सिद्धांत की आलोचना की। उन्होंने कहा था कि इस पृथ्वी के धरातल पर कहीं पर भी एक जैसा समरूप क्षेत्र नहीं है, एकांकी राज्य नहीं है, क्योंकि इस पृथ्वी के जो पठार है, मैदान है, नदियां हैं, झीलें हैं, घाटियां हैं, समुद्र है, तो ये कई सारी स्थलाकृतियां हैं, कई सारे उच्चावच है, तो एक जैसा मैदान नहीं हो सकता है। दूसरी बात की इनकी आलोचना की कि परिवहन का साधन भी एक नहीं हो सकता है, आप जैसा मानते हो वैसा है नहीं। वास्तविक रूप से अभी अपन देखते हैं, वर्तमान में देखते हैं या पहले देखते हैं, तो वहाँ पे एक गाड़ी का मतलब ऐसा नहीं था, परिवहन के साधन अन्य साधन भी थे छोटे बड़े। फिर उन्होंने माना कि बाजार भी एक नहीं था, क्योंकि छोटे छोटे कई सारे, इस बड़े बाजार के पास में छोटे छोटे कई सारे जो बाजार थे, जिनसे उनके पास वाले जो एरिया था, उनके पास वाले जो मकान थे या गांव थे, वो उनसे क्या करते थे, वस्तुओं को खरीदते थे और बेचते थे, क्रय विक्रय, तो उनका ये भी नहीं था। और उन्होंने कहा था समरूप क्षेत्र, और समरूप क्षेत्र की भी संकल्पना एक नहीं थी। तो इस प्रकार उनके सिद्धांत की क्या हो गई, आलोचना हो गई कि भाई ऐसा वास्तविक रूप से ऐसा नहीं है, जैसा आप बता रहे हो अपनी मान्यताओं के अनुसार, ऐसा एकांकी राज्य या समरूप क्षेत्र नहीं है। न तो एकांकी राज्य है, न समरूप क्षेत्र है, न परिवहन के साधन में आपकी बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी काम आएगी, और न अपन कह सकते हैं केंद्र, बाजार का जो केंद्र है वो एक है, क्योंकि अलग अलग जगह पर थोड़ी दूरी पर और भी केंद्र हो सकते हैं, छोटे बड़े और उपनगर हो सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा वॉन थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति मॉडल,
जो उन्होंने 1826 में दिया था, और मुख्य बात याद रखनी है, जर्मनी में दिया था। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप ऐसे ही अपनी पढ़ाई को हमेशा निरंतर जारी रखें। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।